अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना वायरस की लपेट में है। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 32,674 पर पहुंच चुकी है। 724 अफराद इस वक्त वायरस से हलाक हो चुके हैं और इस तादाद में हर गुजरते दिन के साथ तेजी आ रही है। मगर इन हालात में भी इल्ज़ाम तराशी और बयानबाजी का सिलसिला ख़त्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की कौमी क़यादत इस वक्त सियासत कर रही है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही है। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान कौमी असम्बली इजलास से शुरू होने वाली गर्मा गर्मी में आज मजीद शिद्दत आ गई है। आज सेनेट में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी सिंध की ठेकेदार ना बने, कराची में हमारी अक्सरियत है, सिंध में भी अपना लोहा मनवाएंगे। पीपल्स पार्टी से अब सुबाइयत की बू आ रही है, जबकि पहले वफाक की खुशबू आती थी। सिंध हमारा है, सिंध हमारा है और इंशाअल्लाह सिंध में हम जाएंगे और सिंध में भी इंशाअल्लाह सियासी तौर पर हम अपना लोहा मनवाएंगे जैसे पंजाब में मनवाया। सिंध का दारुल खिलाफा हमारा है। आज भी सिंध के दारुल खिलाफे पे अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और NQM हमारी जो हलीफ जमात है उनकी अक्सरियत है। तो हम कराची का आपको ज्यादा दर्द है और हमें दर्द नहीं है, हरगिज़ हमें दर्द है। कराची उतना मेरा है जितना आपका है। आप सिंध के ठेकेदार मत बने, ये पूरा पाकिस्तान है और हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तभी जब मैंने देखा, जब कल मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी, मैंने कहा क्या हो गया पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी एक जमाने में वफाक की अलामत हुआ करती थी और आज जिस पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी वहां आज सुबाइयत की बू आ रही है। खुदारा इस रवैये को बदलिए। कुरैशी साहब का इल्ज़ामात का जवाब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उनका कहना था कि वफाकी वजीर सिंध में सियासी लोहा मनवाने की बात कर रहे हैं, यह वक्त ऐसा करने का नहीं है। उनका कहना था कि वजीर साहब उस वक्त अपनी जमात में भी इमरान खान या PTI का नहीं, अपने सियासी लोहा मनवाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा माजी में करते थे। ये किस किस्म का बयानिया है कि एक वफाकी वजीर कहे कि मुझसे या मेरे जमात से सिंध की बू आ रही है? क्या मतलब कि आप सिंध में अपना सियासी लोहा मनाएंगे? ये वक्त है सियासी लोहा मनाने के लिए और ये शख्स सियासी लोहा मनाने की बात कर रहा है। अब हमें मजबूर ना करे कि हम वो सारी बातें कौम के सामने लेकर आए कि इस जमात का सियासी लोहा पंजाब में कैसे बना। मुझे तो पता है कि किसने इस वजीर साहब को, जब वो हमारा वजीर साहब था, किसने अप्रोच किया, किसने वजीर आजम बनने का ख्वाब दिखाया और अब भी वही वजीर अपनी जमात में वही खेल खेल रहा है। अभी भी अपना सियासी लोहा इमरान खान का नहीं, PTI का नहीं, वजीर साहब खुद अपना सियासी लोहा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क कोरोना वायरस की लपेट में है। मुल्क की सियासी क़यादत एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही है। ये सारा का सारा मामला इस वक्त उस वक्त हो रहा है जब इजलास बुलाया गया था कोरोना वायरस के लिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, ज़ाहिर है दोनों जमातें आमने सामने आ गई हैं। इजलास बुलाया था आवाम के लिए, कोरोना वायरस पर डिबेट के लिए, एक दूसरे पर आपने भी बड़ी अग्रेसिव तकरीर की। मतलब क्या एज अ स्ट्रेटजी है, जब पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नज़र आई कि बेहतर है वफाकी हुकूमत या फिर पंजाब या KP हुकूमत की कारकर्दगी से शुरू में कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, तो आपकी सिंध की क़यादत उनके खिलाफ बयानात देने लगी। वफाक से कुछ जो खान साहब के करीब समझे जाते हैं लोग वो बयानात देने लगे। अब आपने भी असेंबली में जो तकरीर की वो बड़ी अग्रेसिव तकरीर थी जो कि आपके मिजाज के बरखिलाफ़ है। ये पॉलिसी है वज़ीर आज़म की, लॉकडाउन के खिलाफ भी बात करते हैं, फिर उसके फ़ायदे की भी बात कर देते हैं, फिर कहते हैं जी सब मिल के फैसला करते हैं, फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी तहरीक इंसाफ बात करती है। नहीं शाहज़ेब, हरगिज़ नहीं। देखिए, मैंने तो आप मेरी तकरीर का, पूरी तकरीर का आप अगर आप उसका मतन देखें तो आपको अंदाज़ा होगा हमारा रवैया मुस्बत था। मैंने पहले कहा कि आपके पास तजावीज़ हैं, ज़रूर दीजिए। हर अच्छी तजवीज़ को हम वेलकम करेंगे और इंशाअल्लाह अपनी हिकमत अमली में उसको परोएंगे। अब सवाल ये है कि वो बेवजह सीख पा दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है? जवानी है, गर्म खून है, ना तजर्बाकारी है, परेशानी है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन लगता ये है कि मैंने एक आईना दिखाया, शायद उनको बुरा लगा।
अब मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा, मैंने तो उनको तारीख़ बता रहा था कि उनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये खासा रहा है कि वो वफाक की बात करते थे। आज अगर आप इलाकाई बात करेंगे और किसी सूबे की बात करेंगे तो आप वो जो वफाक की खुशबू आया करती थी वो कहीं इलाकाई और किसी सूबाई तासुब की उससे बू ना आए। तो मैंने कहा ये आपकी तारीख़ है, उस तारीख़ का मुताला कीजिए। मैं तो निशानदेही कर रहा था, कोई उन पर तनकीद नहीं कर रहा था। नहीं, मगर शाह साहब ये शुरू से हुआ है। जैसे कोरोना वायरस आया, सिंध हुकूमत की तरफ से एयरपोर्ट पर इंतजामात के हवाले से कहा गया, स्कूल बंद करने के हवाले से कहा गया, तो सारे इकदाम सिंध हुकूमत को पहले करने पड़े। ना वफाक मान रहा था, उनका गिला है, और दूसरे सूबों ने भी बाद में फॉलो किया। फिर आपकी सिंध की क़यादत, फैसले होते हैं, आप कहते हैं कि जी सब मिलकर फैसले करते हैं, सिंध अलग बात क्यों करता है? जब मिलकर फैसले होते हैं तो आपकी सिंध की क़यादत सिंध हुकूमत के खिलाफ ताजिरों के साथ मिलकर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है? वफाक से जो खान साहब के करीब लोग हैं वो क्यों खिलाफ बात कर रहे होते हैं? तो फिर वो दिफा ना करें, अपना नैरेटिव ना दें जब ये सारी बातें हो रही हों? नहीं, ज़रूर दिफा करें। मैं ज़ाती अटैक्स का कायल न था न हूँ। आज देखें ना, आज मैंने सेनेट में गुफ्तगू की, मैंने कल नेशनल असेंबली में गुफ्तगू की, तो आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़ाती अंसर तो उसमें दिखाई दिया। आप देखिए ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुताला कीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि ज़ातियात पर कौन उभरा। लेकिन मैं उसको बुरा हरगिज़ नहीं मनाऊँगा और मैं इसको दरगुजर करूँगा। मैं आज भी कहूँगा कि सिंध हमारी एक अहम इकाई है और उनकी ज़रूरियात को हम इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। और मैंने अपनी तकरीर में वजाहत से बयान किया कि NDMA ने, वफाक ने क्या क्या इक़दामात उठाए हैं जिससे कि हम सिंध की मदद हमने की है या करने का इरादा है। मैंने जो प्रोटेक्टिव गेयर है, जो N95 मास्क हैं, जो दीगर हमने अशिया उनको मुहैया की हैं, उसका मैंने फैक्ट्स एंड फिगर से उनका जवाब दिया। मगर शाह साहब, आपने ये भी कहा कि जिस तरीके से पंजाब में हमने लोहा मनवाया है तहरीक इंसाफ ने, उस तरीके से सिंध में भी मनवाएंगे। पंजाब में कैसे लोहा मनवाया है? एक तो आप लोगों के से ज़्यादा सीटें नून लीग ने जीती थी 2018 के इंतखाबात में, आज़ाद उम्मीदवार आपने मिला है, उसके बाद इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बना ली। दूसरा, 10 साल जब नून लीग की पंजाब में और पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत थी, कभी हुआ नहीं। पीपल्स पार्टी पर तो तनकीद ये होती थी कि ना ये कोई इनिशिएटिव लेते हैं, ना ही पंजाब हुकूमत को किसी चीज़ में फॉलो करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं करते। ये तो पहली दफ़ा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी कोई काम कर रही है और पंजाब हुकूमत, बुज़दार हुकूमत उसको फॉलो करती नजर आ रही है। और पंजाब में नजर आ रहा है कि कोई इनिशिएटिव नहीं हो रहा और इकदामात का फुकदान है, कारकर्दगी का फुकदान है, और वो सिर्फ फॉलो ही करते रहे सिंध हुकूमत के एक्शन को। तो ये लोहा कैसे मनवाएंगे? पंजाब में ऐसा क्या कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये तो एक राय हो सकती है ना, एक ओपिनियन है और सबको ओपिनियन का हक है। मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने, उनकी कारकर्दगी अच्छी है और अगर सिंध ने कोई अच्छा कदम उठाया है और अगर हम उसकी तकलीद करते हैं तो आपको खुशी महसूस करनी चाहिए। तो ये तो आपकी कामयाबी है इसमें। और पंजाब ने अगर अच्छे इक़दाम उठाए हैं तो अगर सिंध उसकी तलकीन करता है और उसकी नकल करता है तो अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा से अच्छी खबर आती है तो हमें खुशी होनी चाहिए। तो हम तो एक दूसरे से सीखते हैं। ऐसा मगर आपने जब ये कहा कि, और ज़ाहिर वफाक की हुकूमत का ये गिला है कि सारे मिलकर फैसले होते हैं और फिर सिंध हुकूमत उस पर सियासत करती है, जिसको आप कह रहे हैं कि सिंध कार्ड खेलते हैं। मगर जब अगर मिल के फैसले होते हैं, अगर सिंध हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए बकौल आपके, तो फैसले ताजिरों के हवाले से भी, दुकानें खुलने के भी हवाले से भी वफाकी हुकूमत मिल के करती है। मगर आपकी जो तहरीक इंसाफ की यहाँ सिंध क़यादत है वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, और फिर यहाँ तक कहते हैं कि तो कराची के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, ऐसा लॉकडाउन तो होना नहीं चाहिए जैसा हो रहा है। तो जब मिलकर फैसले होते हैं तो वफाक से कुछ लोग और सिंध की आपकी क़यादत क्यों इनके ख़िलाफ़ ये सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है? देखिए, बात ये है, मैंने ये कहा कि NCOC में सूबों की नुमाइंदगी है और सिंध के चीफ सेक्रेटरी उसमें सिंध की नुमाइंदगी फरमाते हैं। NCC के इजलास में सिंध की नुमाइंदगी है और वज़ीर आला सिंध की नुमाइंदगी फरमाते हैं। जब वहाँ तबादला ख्याल के बाद सफारशात जो आपस में वो तय करते हैं उस पर हम एक फ़ैसला और हिकमत अमली अपनाते हैं तो वो सिर्फ वफाक की नहीं, वो पूरे मुल्क की हिकमत अमली होती है। हम ये बारहा देख रहे हैं कि जो इजलास में रवैया होता है, इजलास के बाहर जब कैमरे के सामने खड़े होते हैं या आवाम के सामने जाते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो उनका लबो लहजा
बदल जाता है। वो एक होता है ना प्लेइंग टू द गैलरी, वो उस तरफ वो फिर वो महव हो जाते हैं। मेरी ये गुजारिश थी कि जब आपने एक चीज़ पर इत्तफाक कर लिया, आपने उसको कबूल कर लिया, तो फिर उसको खुले दिल से कबूल कीजिए, और जो अंदर कमरे में बैठ के बात करते हैं बाहर भी उसको वही बात दोहराइए। मगर शाह साहब ये सब पर नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो पंजाब में क़यादत है वो तो पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कह रही होती कि नून लीग पंजाब के खिलाफ साजिश कर रही है ताजरों को बंद करके। ये तो तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत वही काम, हालांकि पंजाब हुकूमत कर रही है, मगर सिंध की हुकूमत के बारे में कह रही होती है कि ये ताजरों को बंद करके कार्रवाइयाँ ये साजिश कर रहे हैं कराची के खिलाफ और सिंध के ताजरों के खिलाफ, हालांकि वफाक के साथ अग्रीमेंट होता है और पंजाब भी वही कर रहा होता है। तो जो सियासत आप लोगों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में दूसरी जमातें नहीं कर रही, आप वो सियासत आपकी सिंध की क़यादत पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में क्यों कर रही है? यहां तक कह दिया कि तो इनके नंबर्स ही ठीक नहीं है मरने वालों के, जिस पर असद उमर साहब को भी कहना पड़ा कि गैर संजीदा बयान दिया आपकी सिंध की क़यादत ने। देखिए, मैं ये कहूँगा, मैं बिल्कुल कहूँगा कि हमें इस पर बड़ी हौसले से बात करनी चाहिए, बुर्दबारी से बात करनी चाहिए, और हमें बिला वजह मकसद है नुक्ताचीनी से हासिल कुछ नहीं होगा। देखिए, सियासत है, सियासत होती है, सियासत में इस किस्म के बातें की जाती हैं, लेकिन इस वक्त सियासत का माहौल नहीं है। इस वक्त ये एक नेशनल इमरजेंसी है और एक नेशनल रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। तो बिल्कुल वफाक का भी रवैया ये रहा है, और सिंध की भी जो हमारी क़यादत है इंशाअल्लाह उनका रवैया भी, मेरी दरख्वास्त होगी कि उनको जहाँ कमज़ोरी है उसकी निशानदेही ज़रूर करें, लेकिन मुस्बत रहें। ये ज़ाहिर एक मज़बूत पैगाम है आपकी तरफ से। मुझे साथ ही बताइएगा कि आपने कुछ ज़ाती बातें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से की गई, और ये उस ज़माने की हैं जब 2011 में दोबारा एक काबीना बनाई, अपनी काबीना डिज़ोल्व करके यूसुफ गिलानी साहब ने, और उसमें आपके जो हल्फ का मामला आया, उसके बाद पोर्टफोलियो कहा जा रहा था कि आपका बदला जा रहा है, बट जो भी बातें हुई उन्होंने कहा कि आप उस वक्त भी वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, इस वक्त भी जो बातें कर रहे हैं खुद वज़ीर आज़म बनने के लिए कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कल भी जो बात कह रहे थे उसमें कोई हकीकत नहीं थी, जो उनने बात की है बेमानी थी। बचपना है, मैं क्या जवाब दूं उसका, मैं उसको दरगुजर करूंगा। आज भी जो बात कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ की कब से उनको परेशानी लाहक हो गई। तहरीक इंसाफ के मामलात तहरीक इंसाफ खुद तय कर सकती है। इमरान खान साहब हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, हम सब का उनकी ज़ात पर मुकम्मल एतमाद है, और वो हमारे वज़ीर आज़म हैं, पार्टी के बानी चेयरमैन भी हैं और मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं। तो उनको बेजा परेशानी लाहक नहीं होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो माजी की बात करते हैं, सुनी सुनाई बातें करते हैं। अब वो तो खेल में थे ही नहीं। मैं तो उनको तब से जानता हूँ जब वो बिल्कुल मतलब के क्या मैं कहूँगा, बचपन से जानता हूँ, इतने से थे जब मैं उनको तब से जानता हूँ। तो उनको बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं, वक्त के साथ साथ तजर्बे के साथ साथ वो सीख जाएंगे। 8-9 साल पहले की ये बात है, और उस वक्त आप जब मुस्ताफ़ी हुए तो ये ज़ाहिर खबरें आई थी कि रेमी डेविस का जो मामला था वो उस वक्त चल रहा था, उसकी शायद आपने पब्लिकली कुछ स्टेटमेंट्स दिए या जो भी मामला हुआ, बाद में ज़ाहिर उसको इम्यूनिटी तो नहीं मिली, वो जो दियत के ज़रिए ही मामला तय पाया। मगर आपको क्या वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री दी जा रही थी? अपनी काबीना डिज़ोल्व की यूसुफ गिलानी साहब ने, आपको वजारत ख़ारजा की बजाय वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री दी जा रही थी। आप पहुँचे, आपको पता चला तो आपने कहा मैं ये वाली मिनिस्ट्री नहीं लूँगा, और उसके बाद भी आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। ये फरवरी 2011 में हुआ, नवंबर 2011 में जाके आपने पार्टी छोड़ी। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने अज खुद जाकर वहाँ गिलानी साहब को कह दिया था कि मैं अब वजारत का कलमदान नहीं सौंपूँ, मुझे जो आप सौंपना चाहते हैं मैं नहीं लूँगा। आपके इल्म में है, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वहाँ हल्फ बर्दारी में इंतज़ार किया गया, कुछ 30 मिनट की ताख़ीर हुई, मुझे बुलाते रहे, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैंने वज़ीर नहीं रहना। नंबर एक, उसकी वजूहात थी, अब वक्त नहीं है, कभी मैं फिर आपसे बात कर लूँगा। नंबर दो, मुझे तो ऑफ़र करते रहे, मुझे कोई घर तो नहीं भेज रहे थे, मुझे तो पेट्रोलियम की वजारत दी जा रही थी। पेट्रोलियम की वजारत तो ऐसी वजारत है जिस पे लोगों की रालें टपकती हैं, लेकिन मैंने फ़ैसला किया मैंने नहीं करना। जब उन्होंने ज़ाती हमले शुरू करवाए
और वो तारीख है, वो रिकॉर्ड है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आज भी पुरानी फुटेज आपको दस्तयाब होगी। तो फिर मैंने फैसला किया कि अब यहाँ रहने का कोई अब मकसद नहीं रहा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बुनियादी तौर पर असूली फैसला किया, जिस सीट से मैं इलेक्ट हुआ था, क्योंकि पीपल्स पार्टी की टिकट थी, मैं उससे मुस्तफ़ी होकर घर चला गया। मैं ये नहीं रहा कि वजारत छोड़ के मैं चिपका रहूँ, बैठा रहूँ। पहले मेरा ख्याल था कि नहीं चले, अगर उनको मेरी बात और मेरा फैसला पसंद नहीं आया तो मैं फ्रंट बेंचेस से उठ के बैक बेंचेस में चला जाऊँगा। जब उन्होंने ज़ाती हमले करने शुरू कर दिए तो फिर मैंने कहा कि खलीज इतनी बढ़ चुकी है कि अब यहाँ जी को लगाना का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उस सीट से इस्तीफ़ा दे दिया और मैं लोगों के पास चला गया, अपने घर चला गया। और मैं शुक्रगुजार हूँ अहलियान मुल्तान का कि जब इस्तीफ़ा दे के मुल्तान गया तो उनने मेरा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। शाह साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि आपका इंतज़ार किया गया उस वक्त हल्फ में। ज़ाहिर जरदारी साहब खुद भी चाहते थे कि आपको पोर्टफोलियो मिले, आपको फारिग नहीं किया गया था, आपको वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री दी जा रही थी। मगर क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपको पता नहीं था कि आपसे पोर्टफोलियो लिया जा रहा है? आप हल्फ लेने आए थे, ऐसा नहीं है कि आप पार्टी से इख्तिलाफ किसी बात पर हो गया था, आप हल्फ लेने आए, आपको पता चला कि फॉरेन पोर्टफोलियो नहीं मिल रहा फॉरेन मिनिस्ट्री का, तो फिर आप चले गए? नहीं, जब मैं घर से रवाना हुआ तो मेरे इल्म में था। और फिर ये बताइए कि उसी रात फिर मुझे दावत दी गई, मुझे ऐवान सदर बुलाया गया, मुझे खाने पे बुलाया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ, जरदारी साहब ने मुझे दावत दी और उन्होंने मुझे बुलाया और बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी खंदा पेशानी से पेश आए और उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या किया, बिल्कुल आओ और आप आके हलफ लो। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, देखिए मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, आपकी मेहरबानी, ज़रा नवाजी, आप फिर भी इज़्ज़त दे रहे हैं, लेकिन अब मैं वजारत नहीं लूँगा। मगर आपने खुद ने कहा आप घर से निकले, तो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, अगर आपने हल्फ लेना नहीं था तो आप घर से क्यों निकले? घर से निकला उनसे माजरत करने, और जब उनको मिला तो फिर जो उनका वेटिंग रूम है, दीगर वज़रा वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, मैं सबसे मिला, मेरे कॉलीग्स थे, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। मैंने उनको कहा कि मैं आप सबको मुबारकबाद देने आया हूँ और बताने आया हूँ कि मैं आपके साथ अब नहीं चल पाऊँगा और मैं वजारत का हलफ ले नहीं आ रहा। मैंने उनको इत्तला कर दी, मैंने बता दिया था उन्हें। और सबकी वजह क्या थी, किस बात पर नाराज़ी हुई, क्यों नहीं लेना चाहते थे आप? वो एक तवील दास्तान है, उसके लिए आपको पूरा एक प्रोग्राम करना होगा। मेरा एक असूली मौक़िफ़ था, उस असूली मौक़िफ़ पर मैंने एक स्टैंड लिया और तारीख़ ने उसको साबित कर दिया। मतलब अमेरिका डिमांड कर रहा था डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के हवाले से, और बाद में जो मामलात हुए उसमें वही दियत और वो सारे के सारे मामलात हुए ना, तो यही इशू था ना, आखिर में रेमंड डेविस चला ही गया। रेमंड डेविस तो चला गया, क्यों गया, कैसे गया, वो भी एक तारीख का हिस्सा है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। जिस अंदाज में वो गया और जिस अंदाज में वो चीज़ करना चाह रहे थे, वो किसास और दियत का तब वो फैसला नहीं था। वो तो कह रहे थे कि आप इसको एक डिप्लोमेट तस्वुर कर लें, जो कि वो ना था, और उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे दें, जो बनती नहीं थी। तो वो मैं उनसे कह रहा था कि उसका कोई रास्ता मुनासिब निकाले। मेरी कोई उसमें ज़िद या हट धर्मी नहीं थी, लेकिन जो रास्ता वो अपनाना चाह रहे थे वो दुरुस्त ना था। बाद में अगर चला गया तो मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं था, मैं उस फैसले का हिस्सेदार नहीं था। मतलब आप बिल्कुल नहीं थे हिस्सा, बाद में भी ज़ाहिर है वो फिर दियत के ज़रिए गए ना, वो इम्यूनिटी और वो जो सारे के सारे मामलात थे, और फिर बाद में जाके वो तो नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आपकी हुकूमत है, खान साहब ने बड़ी सियासत की सारे के सारे मामले पर, तो आवाम के सामने रखी दें कि कैसे दियत हुई थी, कैसे रेमंड डेविस गया था, वो सारी की सारी चीज़ें ही रख दें। वो जिसने कराई उनसे पूछ लेना, वो सब मौजूद हैं। जिसने कराई वो आपके ज़्यादा करीब हैं, आप उनसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में पूछ के बता सकते हैं। तो किसी दिन एक प्रोग्राम रख ले, बता दूंगा आपको। आज के प्रोग्राम में बता दें, अब आप आए हैं, आज ही बता दें सब। आज तो बहुत कुछ बता दिया, सेनेट में बहुत कुछ बता दिया, कल नेशनल असेंबली में बहुत कुछ बता दिया, ज़रा धीरे धीरे। शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब भी उस वक्त 2011 में जब काबीना डिज़ोल्व हुई, नई काबीना से हल्फ लिया
यूसुफ गिलानी साहब ने, उनके पास भी इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री थी, उन्हें मिनिस्ट्री नहीं मिली थी। हमारे साथ मौजूद है, क्या हो रहा था उस वक्त काबीना में? कायरा साहब बहुत शुक्रिया। इसके अलावा ये जो सिंध कार्ड के हवाले से, ज़ाहिर है पंजाब की जो क़यादत है पीपल्स पार्टी की, वो पंजाब में पार्टी को रिवाइव करना चाहती है। सिंध कार्ड कितना उनको बेनिफिट करता है, इस पर भी बात करेंगे। कायरा साहब, क्या हुआ था 2011 में? रेमिड डेविस के मामले पर नाराज़ी थी, क्या हुआ था? शाह महमूद कुरैशी साहब की परफॉर्मेंस उस वक्त बतौर वजीर खारजा के यकीनन वो पार्टी के लिए काबिल इत्मीनान नहीं थी, और उस पर उनको वजारत खारजा से हटा के उनको कोई दूसरी वजारत कहा गया, दे देते हैं, लेकिन उस पर उनका इसरार था कि नहीं, मैं वजीर खारजा रहना चाहता हूँ। बज़ाहिर वजह यही थी, लेकिन उनकी वजारत खारजा की परफॉर्मेंस काबिल इत्मीनान नहीं थी। मतलब कारकर्दगी कैसे काबिल इत्मीनान नहीं थी? बाद में भी अगर वो किसी जमात में इलेक्ट होकर आए हैं तो वज़ीर ख़ारजा ही शाह महमूद कुरैशी साहब बने। सिर्फ रेमिड डेविस का मामला था, वो पब्लिकली उन्होंने बयानात दे दिए थे, पार्टी को इत्मीनान नहीं था क्योंकि उनका जो स्टैंड था, बाद में उस पर मामला तो सारा का सारा रहा। देखिए, रेमिड डेविस का इशू कोई शाह महमूद कुरैशी साहब कोई बहुत बड़े प्रिंसिपल लेके तो खड़े नहीं हो गए थे ना, वो तो एक कौमी इशू था। उस पे पाकिस्तान की हुकूमत का, सूबाई मरकजी इदारों का, एजेंसीज का, सबका इत्तेफाक राय था। वो एक मजबूरी का फैसला था। अब हम उस पे अगर कोई बड़ा हीरो बनना चाहें तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द पार्लियामेंट, इन द कैबिनेट, वो अपनी जगह मौजूद था। कई लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज पे मेरा इख्तलाफ होता था, दीगर दोस्तों का इख्तलाफ होता था, लेकिन फिर जो पार्लियामान का नहीं, सॉरी, जो कैबिनेट का इज्तिमाई फैसला होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं अपने ओपिनियन के साथ स्टिक कर गया, और ये भी नहीं होता। पार्लियामेंट जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट में आप अपनी राय देते हैं, और जमहूरियत क्या है? जब अक्सरियत की राय आपके खिलाफ है तो आपको अक्सरियत की राय का एहतराम करना होगा। कायरा साहब, साथ में मुझे बताइए जो सिंध कार्ड का मसला है, पहले जाहिर है पंजाब की जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उनके लिए मसला ये रहा कि पार्टी को पंजाब में रिवाइव कैसे करें। सिंध हुकूमत कारकर्दगी नहीं दिखाती, तो क्या कारकर्दगी हम पंजाब में जाके दिखाएं और बताएं कि हम ये कारकर्दगी दिखा सकते हैं। अब जब कोरोना के मामले पर सिंध हुकूमत की ज़रा तारीफ हुआ कि उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो अब ये इल्ज़ाम लग रहा है कि सिंध कार्ड खेलते हैं। पंजाब में आपके लिए कितना कंसर्निंग है ये बात? कैसे आप पार्टी को रिवाइव करना अगर चाहते हैं, आप पार्टी के कमिटेड कारकुन कैसे रिवाइव करेंगे? कभी कारकर्दगी ना दिखाने का इल्ज़ाम और कभी ये इल्ज़ाम कि अब ये सिंध कार्ड खेल रहे हैं। इशाज़ेब, देखिए, पहली गुजारिश यह है कि जिस बात को शाह महमूद साहब ने ये कहा, आप ना उसका बेस देखें। मेरी आर्गुमेंट को छोड़िए, मैं तो कहूंगा उन्होंने गलत कहा, मैं तो उसको अपने तौर पर बहस करूंगा, या वो कहेंगे कि जी मैंने इसलिए कहा। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जो बिलावल साहब ने बात की, उस बात को उन्होंने खींचा है उस तरफ, और वो उन्होंने क्या कहा? बिलावल साहब ने क्या कहा? नंबर 1, उन्होंने सजेशन दी कि वजीर आजम साहब को पूरे मुल्क का वजीर आजम बनना चाहिए, सिर्फ एक जमात का नहीं। यानी वो अपने जहां जहां उनके वजीर आला हैं उनको तो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट को आप अपोज कर रहे हैं, एक लफ्ज आपने शाबाशी का उनको नहीं कहा। अच्छा बुरा चले कह देते। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास जो सूबों के पास रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, हमारे डिफेंस, हमारे हेल्थ के बजट इतने नहीं है कि हम अपने रिसोर्सेज से हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के सरबराह को जवाबदेही है, और उसने इस हुकूमत से सवाल करने हैं बतौर मेंबर, वो हाउस में अंदर बैठे हुए हैं। उसके ऊपर शाह महमूद साहब ये कहे, और उन्होंने ये कहा कि सिंध की बात नहीं कर रहा, सारे सूबों का ये आलम है। ये उनकी ये बिलावल साहब का पूरा आर्गुमेंट है। इसको अगर शाह महमूद साहब ये इंटरप्रेट करे कि उन्होंने सिंध का मुकदमा लड़ा, भाई सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां हुकूमत के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। शाहजेब खानजादा भी सवाल कर रहे हैं, बाकी मीडिया भी कर रहा है, शाह महमूद साहब की जमात भी कर रही है, हक है सारों का। और जब उसके जवाब देने होंगे तो पीपल्स पार्टी वो जवाब भी देगी, जो ऑब्स्टिकल और प्रॉब्लम्स होंगे उनको भी डिस्कस करेगी। तो उन्होंने उस आर्गुमेंट के अंदर सिंध की बात की, लेकिन साथ ही कहा कि किसी सूबे के अंदर भी ये कैपेसिटी नहीं है, सबको ये वसाइल दे। ये इससे पहले उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने प्रोग्रामों में कहा। इसको शाह महमूद साहब अगर इस तरह इंटरप्रेट करें तो वो शाह महमूद साहब की कल की तकरीर और शाह महमूद साहब की आज की जो सेनेट के अंदर तकरीर है, ये दोनों तकरीरों को देखें तो शायद जहांगीर तरीन साहब के जाने के बाद कोई कागजात अपने दुरुस्त करने वाली बात लगता है, कोई बेहतर अपने हालात की। अदरवाइज उनकी ये शाह महमूद का मिजाज नहीं है। बहुत शुक्रिया। कमर जमा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक और सवाल है कि स्कूल खुलना तो मुश्किल है, मगर क्या बोर्ड एग्जाम्स हो सकते हैं? सिंध हुकूमत ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि कम अज़ कम यहाँ गुंजाइश पैदा की जाए कि वफाकी हुकूमत मानेगी, क्योंकि भारत में 12 लाख बच्चों का जो बोर्ड एग्जाम है उसकी अनाउंसमेंट ज़रूर आई है। मामला आप रखेंगे, पूछेंगे वफाकी हुकूमत से के बाद।